हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत हमारे इस चैनल जी की भैया मैं आज के इस वीडियो में ला चुका हूं आप सभी के रेलवे ग्रुप एग्जामिनेशन 2025 का जितना भी जीके जीएस का क्वेश्चन होगा सारा टॉप 100 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बनाया है और ये आपका पार्ट 3rd वीडियो है बच्चों। सो वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको लिंक मिल जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। प्लस दोस्तों अगर आपको बात की है जहां तक तो 100 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें कवर किए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। ठीक है, तो पहला सवाल जैसे यहाँ देख सकते हैं क्या है। पहला सवाल आपसे होगा कि अहल्याबाई होलकर किस राज्य की शासक थी। आपसे बताना कि अहल्याबाई होलकर जो है किस राज्य की शासक थी, तो आपसे उत्तर इंदौर की शासक थी। आपको बता अहल्या होलकर मराठा साम्राज्य की एक प्रमुख शासक थी जिन्होंने इंदौर को अपनी राजधानी बनाया और काशी से लेकर गंगोत्री तक मंदिरों व धर्मशालाओं का निर्माण भी कराया था, याद रखना है। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है। अगला सवाल क्या बच्चों कि स्वराज मेरा जनसित अधिकार यह नारा किसने दिया था। आपसे बाल गंगाधर तिलक। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एनटीपीसी में पूछा जा चुका। ठीक है, तो इसमें क्या है आप सभी का कि 1916 में तिलक ने यह नारा दिया था, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को उम्र राष्ट्रपति दिया था, राष्ट्रवाद की दिशा देते। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है आप सभी का कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित। ये आपसे को बताना है कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित। आपसे उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद जो संविधान संशोधन से संबंधित। ठीक है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया केवल अनुच्छेद 368 में दी गई है। ठीक, कुछ संशोधन संसद के दोनों सदनों और कुछ राज्यों की सहमति से आवश्यकता होती है, याद रखना। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे यहाँ देख सकते क्या है। अगला सवाल आप सभी का कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किसके आधार पर होता है। तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है आप सभी का वो जनसंख्या के आधार पर होता है। ठीक है, संविधान में राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा की सीटें आवंटित की गई। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे यहाँ देख सकते हैं क्या है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा पैमाना प्रयोग होता है। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो है वो आपका रिश्टर स्केल प्रयोग होता है। रिश्टर स्केल प्रयोग होता है। ठीक है, आपको बता दें कि रिश्टर स्केल जो है 1 से 9 तक माप पाया जाता है और 7 से ऊपर की तीव्रता वाला भूकंप अत्यधिक विनाशकारी भूकंप कहलाता है। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है क्या है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। कौन सी मतलब विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुला कहाँ स्थित है। वो आपका असम में स्थित है। ठीक है, माजुला द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज भी, याद रखना, तो काफी भयंकर ये वो होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों, अगला सवाल है आप सभी के, जैसे देख सकते हैं कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। योजना आयोग गठन जो 1950 में हुआ था, याद रखना आप सभी को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था आप सभी का 1950 इसका गठन हुआ था और इसका उद्देश्य 5 वर्षीय योजनाओं को लागू करना था। 2015 में इसे नीति आयोग में प्रतिस्थापित किया गया, याद रखना। ठीक है, नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन था, अपना नरेंद्र मोदी होता। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि मुद्रास्फीति की दर से किस सूचकांक में मापी जाती है। तो मुद्रास्फीति की दर जो है वो आपसे किस सूचकांक में मापी जाती है, तो वो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई में नापी जाती है, याद रखना। ठीक है, सीपीआई में मापी है। ठीक है, अब आपको बता दें कि आरबीआई मौद्रिक नीतियां तय करने के लिए मुख्य रूप से सीपीआई को आधार मानता है। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है क्या है कि शांति का नोबेल पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो है आप सभी का वो ओस्लो नॉर्वे में जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब आपको बता दें इसके बारे में कुछ और बताते हैं कि अन्य सभी नोबेल पुरस्कार जो है स्टॉकहोम यानी स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन शांति का पुरस्कार जो ओस्लो में दिया जाता है, याद रखना। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है आप सभी का कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो आपसे गुजरात राज्य में। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान एशिया शेरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान है। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है आप सभी का कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज जो आप सभी का वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, 1928 में फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, जिसे चमत्कारी औषधि कहा जाता है। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का क्या है कि मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। मानव रक्त का लाल रंग जो आप सभी का हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण से मानव रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर रक्त को लाल होता है। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों ये पानीपत की तीसरी युद्ध जो वो किसके बीच हुआ था 1761 में। तो आपसे उधर वो आपका मराठा और अफगान के बीच दोस्तों पानीपत की तीसरी युद्ध हुई थी। ठीक है, आपको बता दें ये लड़ाई जो है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी और इससे मराठा शक्ति, ठीक है, मराठा की शक्ति कमजोर हो गई थी, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किसने की थी। तो भारत में तो आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है सिंगापुर में आपका रास बिहारी बोस ने की थी, याद रखना। आजाद हिंद फौज की स्थापना जो सिंगापुर में किसने की थी, रास बिहारी बोस ने की थी। रास बिहारी बोस ने की थी। बाद में 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान संभाली। ठीक है, पहले तो इसकी स्थापना किसने की, याद रखना आप सभी का। आजाद की स्थापना जो सिंगापुर में किसने की, रास बिहारी बोस ने की 1943 के बाद में 1943 में सुभाष चंद्र ने इसकी कमान संभाले। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि आप चंपारण सत्याग्रह 1917 का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये आपसे बताना है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 का मुख्य उद्देश्य क्या था। आपसे उतरेगा नील की खेती से मुक्ति। ठीक, नील की खेती से मुक्ति का ये उसका मुख्य उद्देश्य कौन, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अब अगला सवाल यह मामला जो है महात्मा गांधी
यह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो आपातकालीन सब प्रावधान से संबंधित आपसे होता है। संविधान का जो है आप सभी का उपरोक्त में सभी यानी कि 352 हो गया, 356 हो गया, 360 हो गया, संविधान का ये तीनों अनुच्छेद जो आपातकालीन प्रावधान से संबंधित, ठीक है, 352, 356, 360, ठीक है। और आप कभी को बता दें कि 352 राष्ट्र आपातकाल, 356 राज्य आपातकाल और 360 वित्त आपातकाल। याद रखना 3 आपातकाल है। पहला क्या है, 352 में हम जिक्र क्या किया, राष्ट्र आपातकाल की घोषणा, 356 में राज्य आपातकाल की घोषणा और 360 में वित्त आपातकाल की घोषणा की गई। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो आपसे 1950 में स्थापित हुआ। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, याद रखना बच्चों। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता था। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो आप सभी का वो आपका लोकसभा अध्यक्ष करता। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता। ठीक है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त सत्र बुलाया जाता। ठीक है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत क्या बुलाया जाता, संयुक्त सत्र बुलाया जाता। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है। तो आपसे भारत का सबसे बड़ा डेल्टा वो सुंदरबन है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरबन कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इसे कहा जाता है। ठीक है, वाला सवाल बनता है दोस्तों कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो आपसे वो एंडीज है। ठीक है, एंडीज जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है और लगभग 7,000 किलोमीटर ये लंबी है बच्चों। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो आपका हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा बांधों में से एक ये बांध है। ठीक है, याद रखना आप सभी का। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि नाबार्ड नाबार्ड का गठन कब हुआ था। नाबार्ड का गठन जब 1982 में हुआ। नाबार्ड जो ग्रामीण बैंकिंग और कृषि विकास के लिए स्थापित किया गया है, याद रखना। ठीक है, तो अगला सवाल बनता है आप सभी का बच्चों कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो आप सभी का वो 2014 में शुरू किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य था भारत को विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनाना, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल के बच्चों कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, आप सभी को बताना कि जीडीपी का पूरा नाम क्या। तो जीडीपी को बोला जाता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का बोलता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या किसी देश की कुल आर्थिक गतिविधियों का मूल्य, याद रखना। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि कुंभ का मेला जो है कितने वर्षों के अंतराल में लगता है। वो आपका 12 वर्षों के अंतराल में लगता है। ठीक है, 12 वर्ष बाद जो कुंभ का मेला होता है और 6 साल बाद अर्ध कुंभ का मेला होता है। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है आप सभी का कि एशियाई खेल का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ था। तो एशियाई खेल का आयोजन पहली बार जो है न्यू दिल्ली में 1951 में दोस्तों पहली बार एशियाई खेल का आयोजन हुआ था। ठीक है, यह खेल जो है एशिया के देशों के बीच हर 4 वर्ष में आयोजित होते हैं, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में। तो 1936 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था, याद रखना। ठीक है, 1936 में। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि डीएनए का पूरा नाम क्या था। डीएनए का पूरा नाम जो है डेक्सक्रोबियो न्यूक्लिक एसिड है। डिस्कॉर्बिन न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए सभी जीवों में आनुवंशिक जानकारी का वाहक है, याद रखना। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है आप सभी का कि न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना है। तो न्यूटन का प्रथम नियम जो आप सभी का वो जड़त्व के नियम से जाना जाता है। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है। वो आपका जड़त्व के नियम से जाना जाता है। ठीक है, कोई वस्तु तब तक स्थिर या गतिशील रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, यही है जड़त्व का नियम। ठीक है, याद रखना न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है कि जड़त्व का नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु तब तक स्थिर या गतिशील रहती है जब तक कि उसमें बाहरी बल ना लगे। ठीक है, अगला सवाल मतलब उसके मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर यानी जांग की हड्डी है। ये सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कहलाती है, जांग की हड्डी। ठीक है, अगला सवाल बताओ कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो आपको महासागर सबसे बड़ा ऑक्सीजन का स्रोत है। ठीक है, ऑक्सीजन महासागरों में मौजूद शैवाल यानी कि एल्गे 50% से ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, याद रखना। अगला सवाल होता है उसकी रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। रेडियो धर्मिता की खोज जो आप सभी का हेनरी बैकलेन ने की थी। हेनरी बैकलेन दोस्तों रेडियो धर्मिता की खोज की थी 1896 में। बैकलेन ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी, बाद में मैरी क्यूरी ने इस पर काम किया। ठीक है, इतिहास का सवाल है अगला कि किसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो आप सभी का वो कब का कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। 1206 में गुलाम की स्थापना की और वह दिल्ली शासक का पहला शासक बना। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि दीन इलाही। ठीक है, दीन इलाही जो है वो धर्म किस शासक ने शुरू किया था। दीन इलाही धर्म जो है आपसे किस शासक ने शुरू किया था। वो आपका अकबर शासक ने दोस्तों दीन इलाही धर्म शुरू किया था। ठीक है, अकबर ने 1582 में धार्मिक सानुता के लिए पंथ शुरू किया था या फिर यह धर्म शुरू किया था। ठीक है,
अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि पहला बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो पहला बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन किया और बाद में 1911 में इसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, आप सभी का अगला सवाल बनता है संविधान से सवाल है आप सभी का कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो आप सभी का वो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 1976 में इसको जोड़ा गया। ठीक है, इसमें नागरिकों के 10 कर्तव्य जोड़े गए, बाद में 11वें कर्तव्य को भी जोड़ा गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राज्यपाल को जो है आप सभी का वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। ठीक है, राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है 155 के उसके द्वारा। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारत का संविधान दिवस जो 26 नवंबर को दोस्तों भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1949 में इसी दिन संविधान अपनाया गया था। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि भारत की पूर्वी सबसे लंबी नदी कौन सी। भारत की पूर्वी सबसे लंबी नदी जो है आप सभी का वो आपका गोदावरी नदी है और इसमें दक्षिण गंगा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखना कि सब भारत की सबसे पूर्वी नदी जो है आपको कौन, गोदावरी नदी है और इसे ही दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भूकंप मापने का यंत्र क्या कहलाता है। भूकंप मापने का यंत्र जो है आपको सिस्मोग्राफ कहलाता है। ठीक है, भूकंप मापने का यंत्र क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफ कहलाता है। इसका प्रयोग जो है भूकंप की तीव्रता को मापने में होता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि गर्मी, भारत की गर्मियों में मानसून किस दिशा से आता है। तो भारत की गर्मियों में मानसून जो आप सभी को दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। ठीक है, या जून से लेकर सितंबर तक भारत को वर्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ जाए। अगला सवाल क्या है बच्चों आप सभी, अगला सवाल क्या है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना जो आपका 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1949 को हुआ था। ठीक है, स्थापना तो हुई थी 1935 में बट इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 को हुआ था। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि जीएसटी लागू कब हुआ था। जीएसटी जो आप सभी का वो 2017 में लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में भारत में जीएसटी लागू किया गया। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारतीय रुपए पर हस्ताक्षर किसके होते हैं। तो भारतीय रुपए यानी कि रुपए जो होता है नोट पर उसमें हस्ताक्षर किसके होते हैं, वो आपका आरबीआई गवर्नर के होते हैं। ठीक है, भारतीय मुद्रा पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो आप सभी का वो 4 वर्षों के बाद होता है। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक यूनान ग्रीस में शुरू हुए थे याद रखना। ठीक है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, प्राचीन 4 वर्षों के बाद होता है। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों, क्या है सवाल अगला कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस जो आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 1971 में भारत और पाक युद्ध की विजय की याद में मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 1971 के भारत और पाक के युद्ध में मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ठीक है, अगला सवाल बनता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो वो एशिया है। एशिया का क्षेत्रफल सबसे अधिक और जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है यहाँ। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि ओजोन परत किससे रोकती है। तो ओजोन परत जो आप सभी का वो पराबैंगनी किरणें को रोकती है। ठीक है, ओजोन परत पृथ्वी को यूवी किरणों से बचाती है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से जो आपका रिकेटस होता है। ठीक है, रिकेटस जो है वो विटामिन डी की कमी से होती है। ठीक है, ये रोग बच्चों की हड्डियों को कमजोर करता है, याद रखना। विटामिन डी की कमी से दोस्तों जो है बोरिकेडस होता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी छोटी हड्डी कौन सी है। वो आपका स्टेपस होता है जो कान में, ये मध्य कान में स्थित होती है। मध्य यानी कि मध्य कान में स्थित होती है। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है आप सभी क्या है कि लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी कौन सा धातु पाया जाता है। तो आरबीसी में जो आप सभी का वो आपका आयरन पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जिससे आयरन उपस्थित होता है। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट जो आप सभी का वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, इसका गलनांक बहुत ज्यादा अधिक होता है। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कोरा कोरी कांड किस वर्ष हुआ था। तो कोरा कोरी कांड जब आपका 1925 में हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां आदि ने ट्रेन लूटकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है आपका ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो वो क्रांतिकारी कदम उठाया था। ठीक है, कोरा कोरी कांड किस वर्ष हुआ था, वो आपका 1925 में हुआ था। 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां आदि ने ट्रेन लूटकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी कदम उठाया। ठीक है, याद रखना कोरा कोरी कांड जो है आप सभी का 1925 में हुआ था। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां आदि ने ट्रेन लूटकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है अपना क्रांतिकारी कदम उठाया। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। तो अलीगढ़ आंदोलन जो आप सभी को वह सैयद अहमद खां के द्वारा दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, सैयद अहमद खां के द्वारा शुरू किया गया। आपको बता दें कि मुस्लिम शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना की। ठीक है, याद रखना आपसे। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि सामन कमीशन भारत कब आया था। तो सामन कमीशन जो आप सभी को भारत 1928 में था। ठीक है, 1928 में दोस्तों भारत में जो सामन कमीशन आया था। ठीक है,
इसमें एक भी सदस्य नहीं था, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए इसे गो बैक साइमन आंदोलन का सामना करना पड़ा। ठीक है, पहला तो साइमन के वजह से भारत 1928 को आया और इसमें एक भी भारतीय नहीं रहने की वजह से इसमें गो बैक साइमन का आंदोलन भी भारतीयों ने इसके खिलाफ किया। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो आप सभी का वो मौलिक अधिकारों के प्रावधान से संबंधित, प्रवर्तन से संबंधित। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है आपसे किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारियों का प्रावर्तन प्रावर्तन से संबंधित। ठीक है, इसे संविधान की आत्मा कहा गया। ठीक है, संविधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो किससे संबंधित है? वो मौलिक अधिकारों का प्रावर्तन से संबंधित है और इसे संविधान का आत्मा कहा जाता है, कहा गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी किस अनुच्छेद में है? तो लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी किस अनुच्छेद में? आपका 315 में। ठीक है, यूपीएससी केंद्र सरकार की भर्ती परीक्षा आयोजित करना है। ठीक है, जो कि 315 में इसका दिया गया जिक्र। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? तो राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया जो अनुच्छेद 61 में। ठीक है, अनुच्छेद 61 में आप सभी को राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको पता चल कि दोनों सदनों के विशेष बहुमत से महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का, क्या है सवाल कि भारत का सबसे सूक्ष्म स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे सूक्ष्म स्थान जो आपका जैसलमेर है। ठीक है, थार मरुस्थल में स्थित ये भारत का सबसे सूखा क्षेत्र है। ठीक है, याद रखना आप सभी। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत की सबसे उत्तरी लंबी नदी कौन सी? तो भारत की उत्तरी सबसे लंबी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, यह तिब्बत में तंगासांगपो के नाम से जानी जाती है। ठीक है, भारत की उत्तरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, और यह तिब्बत में इसको जो नाम जाना था तसांगपो के नाम से जाना जाती है। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो आप सभी को वो केरल में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है ये। ठीक है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वो आपका केरल में स्थित है। ठीक है, यह उष्ण कटिबंध वर्षावन जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है आपसे कि हरित क्रांति का संबंध किससे? तो हरित क्रांति का संबंध जो आपका खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, 1960 के दशक में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने के नेतृत्व में यह शुरू हुआ था। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय पहले से कहाँ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय पहले से कहाँ था? कलकत्ता में था। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय सबसे पहले कहाँ था? कलकत्ता में था। ठीक है, 1937 में इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ था? पहले 1937 में ये मुंबई में स्थानांतरित इसको किया गया था। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे भी कि नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड का गठन कब हुआ? तो 1982 में दोस्तों नाबार्ड का गठन हुआ था। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो है वो क्या बोलते हैं, ग्रामीण विकास और कृषि ऋण के लिए अपेक्स संस्थान है। ठीक है, अब अगला सवाल बढ़ते हैं स्टडी जीके देखते कुछ। स्टडी क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO मुख्यालय जो आप सभी का वो जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में दोस्तों WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, ठीक है, जेनेवा में। ठीक है, 1948 में यह स्थापित किया गया था। ठीक है, अब अगर सवाल बनता है दोस्तों कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना जो आपका 1969 में हुई। ठीक है, विक्रम साराभाई को इसका जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि गोल्डन टेम्पल यानी कि हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? तो गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहिब कहाँ स्थित है? वो आपका अमृतसर में स्थित है। ठीक है, सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है आप सभी से याद रख सकते हैं, क्या है सवाल कि डीएनए की संरचना डीएनए की संरचना की खोज किसने की? तो ये आपसे बताना, डीएनए की संरचना खोज जब वाटसन और गिरके ने की थी, याद रखना। ठीक है, और आपसे बता दें कि 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज हुई है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि हाइड्रोजन को सबसे पहले किसने खोया था? हाइड्रोजन को सबसे पहले जो है आपका कैवेंडिश ने खोया था। ठीक है, हाइड्रोजन को किसने खोया था? कैवेंडिश ने खोया था। ठीक है, हाइड्रोजन को जल उत्पादक गैस कहा गया। ठीक है, हाइड्रोजन को जल उत्पादक गैस कहा गया था आप सभी। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा स्कर्वी रोग होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से कौन स्कर्वी रोग होता है? ठीक है, अब अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य गैस कौन सी? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य गैस कौन सी? तो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य गैस है। ठीक है, वायुमंडल में तापमान बढ़ाने का मुख्य कारण। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि पृथ्वी की सतह की कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? 71% भाग जो आपका जल से ढका हुआ। ठीक है, लेकिन 3% भाग जल मीठा ही है। ठीक है, याद रखना आपसे। अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में जो है लगभग 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय यानी कि 2 आर्टिया और 2 वेंट्रिकल। ठीक है, याद रखना आपसे। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि रॉकेट ईंधन में पराया कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो रॉकेट ईंधन में पराया जो आप सभी का वो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होता है। ठीक है, रॉकेट ईंधन में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि रक्तचाप मापने के यंत्र क्या कहलाता है? तो रक्तचाप मापने का यंत्र जो आपसे होगा स्पेनोमीटर कहलाता है। ठीक है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? स्पेनोमीटर। ठीक है, इससे रक्तचाप
एजी में मापा जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है सभी का कंप्यूटर जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर जनक जो ऑप्शन चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, उसने एनालिटिकल इंजन की परिकल्पना की। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग जो आप सभी को वो त्वचा है। ठीक है, यह शरीर को बाहरी संक्रमण से बचाता है। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ जाए। अगला सवाल क्या है बच्चों कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो होम रूल लीग की स्थापना जो आप सभी का वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर की थी। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, आपको बता दें कि 1916 में इसकी स्थापना हुई और उद्देश्य और शोषण की मांग को मजबूत करना था। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों? अगला सवाल क्या है कि पिट्स इंडिया एक्ट का पारित हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में पारित हुआ। इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर सीधा नियंत्रण मिला। ठीक है, ईस्ट इंडिया एक्ट का पारित हुआ 1784 में और ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यों पर सीधा पर नियंत्रण मिला। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों कि नमक सत्याग्रह यानी कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो 1930 में दोस्तों नमक सत्याग्रह यानी कि दांडी मार्च शुरू हुआ। गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक 240 मील की यात्रा कर अंग्रेजों के नाम एक कानून को तोड़ा था। याद रखना। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि 18 सितंबर के विद्रोह में झांसी की रानी का युद्ध स्थल कहाँ था? तो वो आपका ग्वालियर था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में बिरगति गई। ठीक है, बिरगति पाई यानी कि उनकी मौत वहीं हुई। ठीक है, इलाहाबाद संधि यानी कि ट्रेटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई? तो इलाहाबाद संधि 1765 में हुई और इस संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा दीवानी के अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है बस आप सभी का कि भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगे? तो भारतीय संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ठीक है, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ठीक है, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया। ठीक है, याद रखना कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत में मनी बिल किसके द्वारा प्रस्तुत होता है? भारत में मनी बिल जो आप सभी का वो आपका लोकसभा के पास प्रस्तुत होता है। ठीक है, भारत में मनी बिल किसके पास होता है? मनी बिल जो आपसे वो लोकसभा के पास होता है। ठीक है, आपको बता मनी बिल केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा में इसका सुझाव दे सकती है। राज्यसभा केवल इसका सुझाव दे सकती है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का क्या है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगे थे? भारतीय संविधान को बनाने में कुल जो है वह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। याद रखना, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों क्या है जैसे कि मनी बिल वाला हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आप सभी का कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, वह संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के तौर पर बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी की अनुच्छेद 370। ठीक है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 370 जो आप सभी का वो जम्मू कश्मीर से संबंधित। ठीक है, ये सबको पता है जो कि 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि भारत में राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत में राष्ट्रपति कार्यकाल जो आप सभी का वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, राष्ट्रपति को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, ये आपको पता भी होगा। अगला सवाल बनता क्या है कि भारत का मानसून विफल होने पर कौन सी फसल सबसे अधिक प्रभावित होती है? भारत में मानसून विफल होने पर जो है सबसे अधिक जो फसल जो प्रभावित होता है वो आपका धान है। ठीक है, धान वर्ष में धान वर्षा पर सबसे अधिक निर्भर फसल है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है जिसे विश्व का छत भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी जैसे याद सकते क्या है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, ये पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते क्या है कि गरो, खांसी और जैंता पहाड़ियां कहाँ स्थित? तो गरो, खांसी और जैंता पहाड़ियां जो आप सभी को मेघालय में स्थित है। ठीक है, गरो, खांसी और जैंता पहाड़ियां कहाँ स्थित है? वो आपका मेघालय में स्थित है। मेघालय के 3 पर्वत से कहलाए हैं। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा खाड़ी कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खाड़ी जो है आपसे बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कहलाती है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का जैसे याद सकते क्या है कि मुद्रा नीति कौन बनाता है? मुद्रा नीति आपका आरबीआई बनाता है। ठीक है, आरबीआई रेपो रेट सीसीआर से मुद्रा नीति नियंत्रित करता है। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि राष्ट्र आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्र आय की गणना वो आपका एनएसओ करता है। ठीक है, एनएसओ जो वो राष्ट्र आय की गणना करता है। ठीक है, राष्ट्र आय की गणना एनएसओ करता है। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है आप सभी जैसे याद सकते हैं। अगला सवाल क्या है कि भारतीय रुपए को अंतरिक्ष मुद्रा, ठीक है, भारतीय रुपया को अंतरिक्ष मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने किस वर्ष विशेष आहरण अधिकार यानी कि एसडीआर की टोकरी में जोड़ा? ठीक है, भाई ये कहा है कि
भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को किस वर्ष विशेष आहरण अधिकारी यानी CDR की टोकरी में जोड़ा था? आपसे कभी नहीं। ठीक है, SDR बास्केट में केवल 5 मुद्राएं USD, यूरो, प्राउड, पाउंड, येन और यही है। ठीक है आपसे। ठीक है, अगला सवाल बनता है आपसे ऐसे आंसर कि भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित था? तो भारत का पहला पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो आपका कृषि था। ठीक है, 1956 से लेकर जो 51 से 56 जो इसका पहला कृषि पर विकास पर केंद्रित थी। ठीक है, अब अगला सवाल बढ़ता है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आप सभी का कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में हुआ? तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो आपसे PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में दोस्तों न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ था। ठीक है, 1993 में इसका PNB में विलय कर दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो यूएनओ की स्थापना जो आपसे 1945 में हुई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। ठीक है, 24 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों? अगला सवाल है आप सभी का कि फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्ष में आयोजित होता है? तो फीफा वर्ल्ड कप जो आप सभी का वो 4 वर्ष में होता है। ये फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, याद रखना। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है आप सभी जैसे सकते क्या है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय जो आप सभी का वो लियोन में। ठीक है, लियोन फ्रांस में दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय है। ठीक है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन फ्रांस में। ठीक है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन फ्रांस में। ठीक है, याद रखना। अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या? तो एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह जो आपसे उगता सूरज है। ठीक है, एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या? उगता सूरज। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों? अगला सवाल है आप सभी का कि भाभा, ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो आपसे मुंबई में स्थित है। ठीक है, आप सभी। ठीक है, अब अगला सवाल क्या है? श्वसन किस अंग से में होता है? तो श्वसन जो आपसे सांस लेना जो वो फेफड़े से होता है। ठीक है, अगला सवाल मतलब उसके प्लूटो को ग्रह से हटाकर बौना ग्रह कब घोषित किया गया? वो आपका 2006 में दोस्तों प्लूटो को हटाकर बौना ग्रह जो है 2006 में बनाया गया इसको। ठीक है, अगला सवाल बनता है। अगला सवाल के बच्चों कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो मानव शरीर का ब्लड बैंक जो आपका पीलिया नहीं है स्प्लेन को कहते हैं मानव शरीर का ब्लड बैंक। ठीक है, अगला सवाल तक। अगला सवाल क्या है दोस्तों? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होती है? तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो आप सभी का वो कवक से प्राप्त होती है। ठीक है, कवक से, यानी कवक क्या होता है? पेनिसिलिन नोटामम कहा जाता है। ठीक है, कवक को। अगला सवाल क्या? अगला सवाल क्या दोस्तों कि पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार जो आप सभी का चपटा गोला है। ठीक है, पृथ्वी का आकार कैसा? चपटा और गोला। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है आप सभी का कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो आपको बृहस्पति, सबसे छोटा आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी से सकते क्या? अगला सवाल क्या है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो डायनामाइट का आविष्कार जो आप सभी का वो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, डायनामाइट का आविष्कार। ठीक है, अगला सवाल बनता है उसका रेडियो धर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज जो आप सभी का वो हेनरी बेकले ने दोस्तों रेडियो धर्मिता की खोज की थी, याद करना। ठीक है, रेडियो धर्मिता खोज किसने की थी? हेनरी बेकले ने खोज की थी इसकी। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि आवर्तसारणी के जनक कौन है? तो आवर्तसारणी के जनक जो आप सभी का मेंडलीव है दोस्तों, आवर्तसारणी के जनक। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि ट्रांसजेंडर का आविष्कार कब हुआ? ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो आप सभी को 1947 में दोस्तों ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि रॉकेट विज्ञान का जनक कौन है? रॉकेट विज्ञान का जनक आपका बॉन ब्राउन है। ठीक है, बॉन ब्राउन जो आपका रॉकेट विज्ञान का जनक है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आप सभी का कि एमआरआई तकनीक किस पर आधारित है? तो एमआरआई तकनीक जो आप सभी का वो आपका नाभिक की चुंबक अनुनाद पर आधारित है। एमआरआई जो है किस तकनीक पर आधारित है? नाभिक के चुंबक के अनुनाद पर आधारित है, एमआर पर। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है आप सभी का कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो सापेक्षता का सिद्धांत जो आप सभी को वो आइंस्टाइन ने दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत दिया। ठीक है, अब जरा अगला तरफ बढ़ा जाए। अगला सवाल क्या है कि कोरोलोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो कोरोलोफिल में जो आप सभी का वो मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, कोरोलोफिल में कौन सा धातु पाया था? मैग्नीशियम पाया था। ठीक है, अब अगला तरफ बढ़ा अगला क्या है कि रक्त में शर्करा की मात्रा किससे मापी है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा जो आप सभी का वो ग्लूकोमीटर से नापी जाती है। ग्लूकोमीटर से जो रक्त में शर्करा की मात्रा मापी जाती है। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका चीन है। ठीक है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। ठीक है, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? इंसुलिन जो आप सभी का वो अग्नाशय से स्रावित होता है, अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक है, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? अग्नाशय से। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह खोज आप सभी का कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। कार्ल लैंड स्टीनर ने दोस्तों रक्त समूह की खोज की थी। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि एड्स किस वायरस से होता है? एड्स जो आप HIV से होता है। ठीक है, आप सभी का अगला सवाल तक अगला सवाल क्या है दोस्तों कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपित हुआ? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो आपसे 1975 में प्रक्षेपित हुआ। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है आप सभी से सकते क्या है?
अगला सवाल है आप सभी जैसे आंसर सकते हैं क्या है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ से, तो इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलोर में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आपसे जैसे आंसर सकते हैं कि इस भारतीय संविधान का मसौदा किस तरीके में तैयार हुआ, तो भारतीय संविधान का मसौदा जो आप सही का भीमराव अम्बेडकर ने तैयार हुआ, ठीक है। तैयार किया, ठीक है। भारत छोड़ो 1942 आपको पता ही है। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में शुरू हुआ, तो नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, तब से दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार के स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों, अगला सवाल है आप सभी के जैसे आंसर सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति पशु कौन सा था, आपको उत्तर हो जाएगा बाघ, ठीक है। बाघ आपका राष्ट्र पशु, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सो फाइनली हम लोगों ने 100 से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर लिए, जो कि आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो मिलता है रेस्टोरेंट के लिए बाय। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो मिलते हैं रेस्टोरेंट के लिए बाय दोस्तों।